फ्रेंड्स, जय माता दी। आज है हमारे वैष्णो देवी ट्रिप का तीसरा दिन और पूरी पैकिंग करने के बाद होटल के लॉकर में हमने अपने सामान को रखा और हम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल गए। सबसे पहले हमें बनवाना था RFID कार्ड। तो विद फैमिली हम बस स्टैंड के पास ही RFID सेंटर होता है, जहाँ पर हमने जाकर अपनी RFID कार्ड बनवाई और फिर आगे की यात्रा को स्टार्ट किया। हम हर साल जनवरी में ही वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो हमें यात्रा का एक अच्छा खासा आइडिया रहता है। तो हम कुल मिलाकर 2 दिन का ट्रिप अपना रखते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे साथ एजेड लोग भी रहते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रिप को हम डिसाइड करते हैं, तो जिसमें हम एक स्टॉपेज लेते हैं ऊपर। तो चलिए, अभी हम ऑटो से पहुंच गए हैं बाणगंगा गेट के पास। अब यहाँ से आगे की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। वैसे चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि हम उसको चढ़ ना सके। और गला दर्द कर रहा है। मंदिर भी है, होटल भी है ना। वैष्णो देवी के यात्रा को स्टार्ट करने से पहले हम कटरा में स्टे करके भद्रवा चले गए थे, और जिस वजह से हमारे गले में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस समय तक आवाज़ हमारी इस हद तक बैठ चुकी थी कि हम ब्लॉगिंग के टाइम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने इसको ओवर वॉइस किया है बाद में। मंदिर भी है, होटल भी है ना। मौसम काफ़ी मॉडरेट था, जैसा यूपी में वेदर रहता है वैसा ही मौसम था यहाँ का भी, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं कही जा सकती। रात में मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है, तो रात में हम स्टे करने वाले थे ऊपर। अभी हमारा बैग वगैरह सब चेक होने के बाद हम बाणगंगा गेट को क्रॉस करके आगे मिलते हैं आपसे, जहाँ पर बच्चों के लिए हमने प्रैम बुक किया था। मम्मी और हमारे साथ एक मौसी थी, उन्होंने बोला कि वो पैदल ही यात्रा को करेंगे, और इस वजह से हमने पालकी वगैरह ले लिया। अगर आप पालकी या खच्चर लेना चाहते हैं तो आपको आना जाना मिलाकर कुल 7,000 में आपकी पालकी हो जाती है, और खच्चर आपके हो जाते हैं लगभग 3,000 में। आपको भवन तक जाना बाणगंगा गेट से और वहाँ से आना, ये आपका हो जाता है। बच्चों के प्रैम हमने लिया, जिसमें हमको पर प्रैम, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे तो मुझे 2 स्टॉलर लेना पड़ा। तो आपके स्टॉलर का जो रेट होता है वो आने जाने का मिला के 1200 रुपये पड़ता है एक स्टॉलर का, जिसमें आपको 600 रुपये जाने का लगता है, 600 रुपये आने का लगता है। और अच्छे से ले जाते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी वो लोग आगे निकल जाते हैं अगर बच्चों को लेकर, तो वो आगे रुककर आपका वेट करेंगे। जैसा आप उनको इंस्ट्रक्ट किए रहेंगे वैसा वो आपके साथ रहेंगे। तो लाठी वगैरह लेने के बाद हम अपनी यात्रा को अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हाय दीदी, कैसा लग रहा है तुम्हें? दीदी ने 2 लाठी लिया है। मम्मी अगर आप भवन पे जाकर वहीं पर स्नान करके नए कपड़ों के साथ माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं, तो भी अगर आप लगेज साथ में ले जाते हैं और लगेज आपके ज़्यादा रहते हैं तो स्टॉलर वगैरह आप ले सकते हैं। वो लोग लगेज भी आपका ले जाकर अच्छे से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ रुकने की, रहने की, नहाने की अच्छी व्यवस्था रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें भीड़ पर भी डिपेंड करती हैं। वैसे तो ऑनलाइन वेबसाइट जो खुलती है उस पर हमें बुकिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि वेबसाइट खुलने के 10 सेकंड के अंदर ही सारी बुकिंग फुल दिखाती है। तो कोशिश करिए कि कटरा से आपका बुकिंग हो जाए। अभी जो सीन गया वो बाणगंगा नदी का है। वैष्णो माता का पहला दर्शन बाणगंगा नदी ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं पाए क्योंकि बच्चों को हमने आगे ही भेज दिया। इस तरीके से ये इच्छा पूर्ति माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जहाँ पर अच्छी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी रहती हैं, तो आप इनका दर्शन करते हुए भी जा सकते हैं और यहाँ पर आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव था हमारा चरण पादुका का, क्योंकि स्टॉलर वाले हर जगह रुक नहीं सकते हैं, और हम हर जगह रुकेंगे तो फिर वो आगे निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो हमने पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पे ही लिया। उसके बाद हम अर्धकुंवारी के लिए आगे बढ़ने लगे।
पूरे रास्ते आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, जहाँ पर आप मैगी वगैरह बनवा के खा सकते हैं। इसके अलावा नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को हाइड्रेट रखते हुए सफ़र को करिए और कोशिश करिए कि यात्रा के दौरान ठंडी चीज़ों का कम यूज़ करें। पूरी यात्रा में आपको रैंप वॉक, सीढ़ी दोनों मिल जाएगा। तो बूढ़े लोग जो रहते हैं वो रैंप वॉक करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सीढ़ियाँ लेने के टाइम आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और सीढ़ियों की संख्या भी आपकी 156, 326 ऐसे ही रहते हैं। तो हम तो सीढ़ियाँ ले रहे थे क्योंकि हमें बच्चों के पास जल्दी जल्दी पहुँचना रहता था और बीच बीच में हम इस तरीके से रुक के रेस्ट भी कर रहे थे, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं। हम सीढ़ियाँ नहीं भी लेना चाहते तो मेरे पति पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ जाते थे, तो हमें भी सीढ़ियों पर जाना ही होता था। तो इस तरीके से सीढ़ियों को लेते हुए मात्र 1-2 घंटे में हमने तीनों का चेहरा तक का सफ़र कर लिया सबके साथ। इस टाइम आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, वो वही एरिया है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और हमारे कितने सारे श्रद्धालुओं को मतलब यहाँ पर आके डेथ हो गई थी। तो यहाँ इस तरीके से लैंडस्लाइड पूरी यात्रा के दौरान आपको जय माता दी के इतने सारे जयकारे मिलेंगे कि आपकी हिम्मत अपने आप बन जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के साथ मौसी, ये लोग एज इनकी है फिर भी ये अच्छे से चल ले रहे हैं। हम 10 बजे के लगभग अपनी यात्रा को शुरू किए थे और लगभग 12 बजे, 12:30 बजे तक नाश्ता वगैरह सब करने के साथ साथ हम अर्धकुंवारी तक पहुंच गए थे। अर्धकुंवारी से रुक के हमने एक लंबा हॉल लिया था जहां पर हमने कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और साथ ही जाकर अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के लिए टिकट्स भी ले लिए थे। हमने टिकट्स ये सोच के लिया था कि लंबा लाइन रहेगा तो हम आकर रिटर्न में दर्शन कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम सेम डे भी दर्शन नहीं किए और रिटर्न में भी दर्शन नहीं कर पाए, तो हमारा अर्धकुंवारी का दर्शन नहीं हो पाया। वैसे हम हर साल अर्धकुंवारी पे ही स्टे करते थे तो हमारा दर्शन हो जाता था। इस बार दर्शन भी नहीं हो पाया। अगर आपको अर्धकुंवारी का दर्शन करना हो तो आप टिकट्स वहाँ का लेकर आप वहाँ स्टे करिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अर्धकुंवारी से आपके 2 रास्ते जाते हैं। तो ये जो टनल टाइप का दिखता है, यहाँ से हमें यात्रा पैदल वाली शुरू करनी होती है, क्योंकि दूसरा रास्ता हाथी मत्था की चढ़ाई रहता है। तो लगभग 1 घंटे के एक हॉल्ट के बाद हम भवन के लिए निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अब मौसम धीरे धीरे अब ढल रहा, अब सूर्य ढल रहे धीरे धीरे और अब हम भवन के लिए निकल रहे हैं। वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई आपके 14 किलोमीटर की रहती है, जिसमें आपको ऊंचाइयों पे चढ़ना रहता है। तो काफ़ी आपकी मेहनत इसमें लगने वाली है। अगर आप स्टे ले लेकर और बहुत ही काम होकर चलेंगे, बहुत तेज़ नहीं और बहुत आराम से चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास दिक्कत होती है चढ़ाई करने में। दिक्कत तब होती है जब हम बहुत स्पीड से चढ़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद हमारी एनर्जी लेवल जो है डाउन हो जाता है।
इस टाइम शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सनसेट का व्यू कितना प्यारा है। और माता रानी के भवन में ट्रैक में रास्ते में लाइट्स और साउंड्स की अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़। ये हिमकोटी पॉइंट है। यहाँ से सांझी छत आपका लगभग 2.5 किलोमीटर रहता है। तो जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर के बाद भवन का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का डोसा बहुत फेमस है, लेकिन भीड़ होने की वजह से हम इसको ट्राई नहीं किए, लेकिन आप अगर चाहते तो। और अब ये नज़ारा है जिसको देखने के लिए हर श्रद्धालु इच्छुक रहता है, क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई के बाद जब हमें ये सीन देखने को मिलता है ना, तो सच में एक बहुत ही अलग फीलिंग आती है मन में। लगभग शाम को 7 बजे तक हम भवन पहुंच गए थे। तो फ्री डॉर्मेट्री ही हम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि पेट तो आपको कटरा से ही मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं लोग मतलब गैलरीज में भी कंबल को बिछा कर 2-2, 3-3 लेयर बनाकर सोए थे। तो काफ़ी बहुत दिक्कत हुई हमें। और दुर्गा भवन में हमने स्टे किया, जहाँ पर हमें भी गद्दे नहीं मिल पाए थे। लगभग सुबह 6 बजे के लगभग उठकर हमने माता रानी का दर्शन किया। 7 बजे हमारे लाइन पर रोका गया था और आगे जाकर वहाँ कथा हुई वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हुई। आरती ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो लॉकर्स में हमने अपने सामान रख के लाइन में लग गए माता रानी के दर्शन के लिए। उसके बाद हम भैरव घाटी के लिए रोपवे लेना चाहते थे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग होने की वजह से रोपवे को 3 से 4 घंटे के लिए रोक दिया गया था। तो हमने पैदल ही निकल लिए हम भैरव घाटी यात्रा के लिए ही। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम भैरव घाटी यात्रा के लिए, बच्चों को भी हमने इस बार पैदल ही लिया, इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 किलोमीटर चढ़ना था। चढ़ाई थोड़ी सी कठिन रहती है भैरव घाटी की, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं रहती है। आप जय माता दी के जयकारे लगाते हुए जा सकते। तो ये था पूरा ब्लॉग हमारा वैष्णो देवी यात्रा का। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय माता दी।